भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा है कि गलत जानकारियां थी आपके पास, आपके मंत्री तैयार होकर नहीं आए थे, मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिए उसमें असलियत से परे थे, तैयारी ही नहीं थी। मैं आपके माध्यम से आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे से बहुत सीनियर और बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। सदन में जब उनकी तरफ से ये मोशन लाया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा की जाए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा हो गई और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पे जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने लगे तो वो सदन से वॉकआउट कर गए। फिर सुनने का भी तो मादा रखें, जो बात मुख्यमंत्री जी सदन में रखना चाहते हैं उसको तो उन्होंने सुना नहीं, तो फिर गलत जानकारियां कैसे हो गई। विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है और तमाम विधायकों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी बात उठाई। करनाल से भी विधायक जगमोहन आनंद ने बात उठाई, साथ ही साथ असम से योगेंद्र राणा ने, इंद्री से रामकुमार कश्यप ने, तो नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी ने। कैसा रहा ये मॉनसून सत्र, क्योंकि इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। हमारे साथ जगमोहन आनंद हैं, उनसे जान लेते हैं। कई मुद्दे रखकर आए आप करनाल के, और एक पुल बनने की बात भी कह दी है। और नहीं, निश्चय इसमें देखिए, जिस उम्मीद के साथ जनता ने चुना है हिमांशु जी, उस उम्मीद पे वहाँ जाकर के गूंगे बनकर बैठने से कोई लाभ नहीं है। क्षेत्र की जनता सत्र को देखती है, बड़ी जागरूक जनता है, और जनहित से मुद्दे अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर वो क्यों चुनेंगे हमारे को। हमारा फर्ज है कि जिस सरकार को जनता ने बनाया, जिस पैसे से, इनकम से जो टैक्स मिलता है, उस टैक्स रूपी से इस सदन की कार्रवाई चलती है, उस कार्रवाई में सबको पर्याप्त समय मिले अपनी बात रखने का, वो सदन चलाने की जिम्मेवारी एक सामूहिक सबकी है और अपनी बात रखने की जिम्मेवारी है। और मुझे खुशी है कि चाहे मैं पहली बार चुन के आया हूँ विधायक, लेकिन हम स्टडी करते करते मेरे साथी विधायक, चाहे योगेंद्र राणा जी हों, चाहे भगवान दास कबीरपंथी जी हों, चाहे आदरणीय रामकुमार कश्यप जी हों, या हमारे माननीय स्पीकर महोदय हों, चाहे वो स्पीकर की चेयर पर रहें, लेकिन फिर भी उनके संज्ञान में अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बड़े वो जागृत है और सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें, और हमारे तो कस्टोडियन है। तो ये सत्र बड़ा बढ़िया रहा और मानसून सत्र को एक दिन एक्सटेंड किया। क्या बातें रखी आपने करनाल के विकास के लिए, और ये पुल का भी थोड़ा सा बताइएगा, कहाँ से कहाँ तक बनवाना चाहते हैं आप? देखिए, निर्मल कुटिया चौक से लेकर के और आगे महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा लगी हुई है, लगातार, मैं कोई बाहर का रहने वाला तो हूँ नहीं, लगातार आपने देखा कि किस प्रकार से शाम को अभी 6 बज गए हैं, आपको आने जाने में लगभग 35 से 40 मिनट का समय लग जाता है। 35 से 40 मिनट का जब समय लगता है तो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए हैं उन नियमों को तोड़ते हैं, साइड से मोटरसाइकिल निकालते हैं, गाड़ियां निकालते हैं, रॉन्ग साइड से, उस भगवान परशुराम चौक से भी आपने देखा होगा वो गलत साइड से गाड़ियां निकालते हैं, और गाहे बगाहे रोज़ कोई ना कोई उस रॉन्ग साइड से निकालने से एक्सीडेंट होता रहता है। अब 40-40 मिनट का अगर आपको समय लगेगा तो आपके पेट्रोल की भी खपत होगी, डीजल की भी खपत होगी, आपका समय भी वेस्ट होगा। कई बार मैंने देखा कि एम्बुलेंस हॉर्न बजाती रहती है लेकिन उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि वो काफ़ी रश वाला एरिया हो गया। इधर से कुजपुरा रोड हो गई, इधर से सिविल हॉस्पिटल हो गया, इधर से मॉडल टाउन हो गया। शाम 7 बजे के बाद तो तोबा है निकलने के लिए। पर पहले ये वाला बनने दीजिएगा, नहीं तो खुदाई पूरे शहर के अंदर हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ, आज मैंने सदन में वो मुद्दा उठाया है। ये तो है नहीं कि मैंने मुद्दा उठाया और कल वहाँ पर सवेरे काम शुरू हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस को करते करते साल 1.25 साल लग जाएगा। तब तक ये जो पुल है, देखिए इस पुल के बारे में भी लोगों की बहुत भ्रांतियाँ थी। लगते पिलर खड़े हो गए, अब तो ऊपर सिर्फ पुल की तैयारी हो रही है। कभी भी कोई नई चीज़ बनती है, कोई डेवलपमेंट का काम होता है, कई विकास का काम होता है, तो शुरू में कठिनाई अवश्य आती है। हम अगर अपने घर की बात करें, सड़क बनती है तो 4 दिन हमें गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है, हमें पैदल चल के आना पड़ता है, ये समस्या रहती है। लेकिन करनाल की जनता को यह आश्वस्त करता हूँ, और जनता ही कह रही है, पुल तो जनता के लिए बनना, अकेले जगमोहन आनंद के लिए तो बनना नहीं। जनता लगातार जब ऑफिस में आती है तो वो बोलती है, जगमोहन जी इसका कुछ इलाज करो। एक पुल आपने ये बना दिया, एक पुल ये बनाओ,
एक पुल मैंने और उठाया आवाज़, जो सेक्टर 6 को कनेक्टेड है, 6 लेन का हाईवे बन रहा है। अब जब 6 लेन का हाईवे होगा तो यूपी को मेन कनेक्ट करने वाली ये सड़क हो जाएगी मेरठ रोड, और ये आदरणीय स्पीकर साहब के भी विधानसभा क्षेत्र को टच करती है। आगे जा करके शुगर मिल का पार्ट उनके विधानसभा मेरठ रोड वाला, जो मेरठ रोड वाला जिक्र कर रहे हैं। और जब मैं 2017 में जिला अध्यक्ष था तो तब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, और तब मैंने उनसे निवेदन किया था इस 4 लेन के लिए, और मुझे खुशी है कि उस 4 लेन को बनाने में उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई। आज रास्ता सुगम हो गया, नहीं तो रोज़ वहाँ पर आप लोग इतने सालों से कवर करो, रोज़ वहाँ सिंगल सड़क होने की वजह से एक्सीडेंट होते थे। 8-8 घंटे 7-7 घंटे सड़क, गन्ने की ट्राली पलट जानी, तूड़ी का ट्रक पलट जाना, ट्रैफिक जाम रहता था, एक्सीडेंट हो जाना तो लोगों ने रोड जाम कर देनी। तो इन चीज़ों से अब वो छुटकारा मिल गया। वहाँ सेक्टर 6 से बच्चे पढ़ने वाले स्कूल को, उधर से इधर जाने वाले सेक्टर 4-5 के लोग, और इधर से मेन रोड से यूपी को जाने वाले वाहन या नगला में अपना जाने वाले वाहन, बहुत तादाद बहुत बढ़ गई है। उसको देखते हुए मैंने आग्रह किया था आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये 4 लेन बन जाए, इसके बाद इस पुल का भी अपना निर्माण करेंगे। तो वो लगातार वो फाइलों में दबा रहा। तो कल विधानसभा में वो भी मेरे को बात रखने का मौका मिला, तो आदरणीय रणबीर गंगवा जी ने आश्वस्त किया, जबकि स्पीकर महोदय ने भी मेरा इस में पक्ष रखा कि हाँ जगमोहन जी ठीक कह रहे हैं कि उनके पास भी इस बारे में विधानसभा क्षेत्र उनका विधानसभा भी जुड़ता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर भी आदरणीय रणबीर गंगवा जी तुरंत एक्शन लेकर के, मैंने तो यहाँ तक कहा कि आप फिजिबिलिटी चेक कराइए, अपनी टीम भेजिए, अगर आपको लगता है ये उपयुक्त है। ट्रैफिक की कंजक्शन का एक इनके पास बैरोमीटर होता है कि कितने रोज के वहाँ से ट्रैफिक निकलता है, क्या आवागमन के साधन है, कौन कौन से प्रकार के ट्रैफिक निकलते हैं। तो उन सारी चीज़ों का जब आप संज्ञान लेंगे तो आपको ये लगेगा कि जरूर बनना चाहिए। पर विपक्ष ने पूरा घेरने का प्रयास किया, लगातार हंगामा दिखा पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक। देखिए, खाली विरोध करने के लिए ही विरोध करना है तो ये समझ में नहीं आता। विपक्ष का हमने सदन में भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपने हमारी सारी माननीय मेरे साथी विधायकों ने भी किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी। पूरे हमारे 48 पार्टी के विधायक और 3 जो हमारे को समर्थन दे रहे हैं, 51 विधायकों ने एकजुटता के साथ इनके खिलाफ सदन में खड़े होकर के एक आवाज़ उठाई है कि ये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। पर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा है कि गलत जानकारियां थी आपके पास, आपके मंत्री तैयार होकर नहीं आए थे, मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिए उसमें असलियत से परे थे, तैयारी ही नहीं थी। मैं आपके माध्यम से आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे से बहुत सीनियर और बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। सदन में जब उनकी तरफ से ये मोशन लाया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा की जाए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा हो गई, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पे जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने लगे तो वो सदन से वॉकआउट कर गए। फिर सुनने का भी तो मादा रखें। जो बात मुख्यमंत्री जी सदन में रखना चाहते हैं उसको तो उन्होंने सुना नहीं, तो फिर गलत जानकारियां कैसे हो गई, मुझे बताइए। सदन में अगर आप बैठेंगे, गलत जानकारी अगर मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, अगर कोई मंत्री दे रहा है तो उसको कंडेम करिए, उसका विरोध करिए। उन्होंने सदन में कहा कि हमने शोर इसलिए मचाया क्योंकि जानकारियां सही नहीं थी, गलत जानकारियां थी। आज प्रेस वार्ता की है, प्रेस वार्ता करिए। प्रेस वार्ता के अंदर मैंने उनकी प्रेस वार्ता देखी नहीं। ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र का कि सदन को आप शोरगुल करें, वेल के अंदर आ जाएं, अखबारों को हिलाते हुए पर्चे लेकर के आ जाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आप अपना तोड़ मरोड़ करके वहाँ सदन को गुमराह करें और अपना उसके माध्यम से पूरे अपना हरियाणा की जनता को गुमराह। ये कौन सा तरीका है विरोध करने का? विरोध करने का तरीका है आप अपने स्थान पर खड़े होकर के ऑब्जेक्शन लगाइए, ऑब्जेक्शन की बात रखिए। आपको अब स्पीकर साहब ने बोलने का पूरा मौका दिया, उसमें बात रखिए। एक सदन को ना चलने देना, सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालना, सदन के अंदर शोरगुल करना, सदन को सब्जी मंडी बनाना, सदन को इस प्रकार से ट्रीट करना, हमारे नए विधायकों के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा आप सोचिए। हम लोग तरसते हैं कि हमें 2 मिनट 3 मिनट अपनी आवाज़ रखने का मौका मिले। सदन का पहला दिन जो सा वो सारा दिन इस 4 दिवसीय मानसून सत्र का वो भेंट चढ़ गया। सदन की गरिमा बनाना हर एक चुने हुए विधायक का दायित्व है। स्पीकर साहब हमारे कस्टोडियन हैं, उन्होंने बार बार कहा, नेम दे करके कहा कि भाई आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए, लेकिन बावजूद इसके मैं उनके संयम की दाद देता हूँ। नहीं तो स्पीकर साहब के पास तो सारी पावर है,
मार्शल उठा करके उनको बाहर कर देते। लेकिन फिर भी उन्होंने संयम का परिचय दिया और बार बार उन्होंने अपना चेयर से आग्रह किया कि आप अपने स्थान पर बैठिए, सदन चलने दीजिए, सदन चलने दीजिए। लेकिन ये एक सोची समझी राजनीति थी। जिस प्रकार से देश की पार्लियामेंट में इन्होंने शोरगुल करके सारा सत्र जो डिस्टर्ब किया, वही चीज़ कांग्रेस नीचे अपने नेताओं को बोल रही है कि अपने अपनी विधानसभाओं के, जब आपके प्रदेश की विधानसभाओं का सत्र हो तो इस प्रकार का व्यवधान डालें। वैसे ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। वैसे बिना विपक्ष के नेता के कैसा होता है सदन, क्योंकि अभी तक विपक्ष का नेता नहीं, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैंने देखा है कि बिना विपक्ष के नेता के जब सदन चलता है, उधर से भी कुछ युवा साथी चुन करके आए हैं, उनका आचरण मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। जब मर्जी वो उठ के चले जाएं, जब मर्जी वो सदन के अंदर आ जाएं, जब मर्जी वो व्यवधान डालें, क्योंकि विपक्ष का नेता नहीं है, क्योंकि लीडर नहीं है। लीडर नहीं है। लीडर होगा हमारा सदन का नेता जब खड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग सब बैठ जाते हैं, चाहे हम कितनी भी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना कर रहे हों। जब हमारा सदन का नेता खड़ा हो गया तो हम लोगों को शिष्टाचार है, सदन की परंपरा ये रही है कि हम लोगों को बैठना होता है, हम लोगों को अपने नेता की बात को सुनना होता है, क्योंकि वो उसको पूरा अपना हरियाणा प्रदेश देख रहा है। यहाँ हुड्डा जी की कोई सुनने वाला नहीं, जबकि उनके पास कोई विपक्ष का कोई दायित्व, नेता का दायित्व नहीं। यहाँ गीता बकुल जी को कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ अशोक अरोड़ा जी को कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पर अपना जो कादियान जी हैं, जो वरिष्ठ साथी हैं, अपना हमारे बुजुर्ग हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं। तो एक प्रकार की, जिस प्रकार से एक घोड़े की खच्चर मंडी बनाई होती है, कांग्रेस के विपरीत दिशा में सभी एमएलए जो जा रहे थे, कोई इस खिड़की से बाहर जा रहा है, कोई उस खिड़की से बाहर जा रहा है, कोई इस खिड़की से बाहर जा रहा है। तो मतलब विपक्ष का नेता ना होना भी कहीं ना कहीं उनको तो चलो कोई कमी मतलब खले ना खले, हमें जरूर कभी इसलिए खल रही है कि एक अनुशासन तो बनाए कोई आदमी वहाँ पे, उस अनुशासन की कमी कांग्रेस के नेताओं में साफ दिखी। एक आखिरी सवाल, आज एक और घोषणा हुई है और ये आपके घोषणा पत्र में भी था, सरकार के बीजेपी के घोषणा पत्र में 2100 रुपए दिए जाएंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, कैसे देखते हैं? देखिए, जो वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों में किया, हम इसको घोषणा पत्र नहीं बोलते, इसको संकल्प पत्र बोलते हैं। और संकल्प तभी लिया जाता है जिसको पूर्ण किया जाता है। हमेशा ये बोलते थे कब करेंगे, कब करेंगे, कब क्यों करेंगे, कब नहीं करेंगे। इनको इतना मालूम नहीं है कि सरकार बने 11 महीने हुए हैं, बजट सत्र गया है, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें प्रॉपर तरीके से बजट रखा जाता है, उसकी अप्रूवल्स होती हैं। कोई भी योजना रातों रात नहीं बन जाती कि मुख्यमंत्री जी ने रात को बोल दिया और सवेरे वो जाकर के इम्प्लीमेंट हो जाए। एक कानून का राज है, कानून के तरीके से सदन चलता है, एक सिस्टम से चलता है। वो 21 रुपये की उन्होंने कैबिनेट में पास करवाया। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री की पूरी प्रेस तो नहीं देखी, क्योंकि सवेरे से 5 दिन से हम लोग बाहर थे, लेकिन ये जानकारी मिली कि आज से वो लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से लागू कर दी गई है। हम जो भी वादा करते हैं, हम मतलब हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे सदन के नेता, हमारे मुख्यमंत्री जो जनता के समक्ष वायदा करते हैं, वो पत्थर की लकीर है, वो लागू होकर रहेगी। वो आज लागू हुई है। मैं प्रदेश की पात्र महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये जो अपना जिस विश्वास के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, आज वो दिन आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को एड्रेस किया और ये योजना लागू कर दी है। ये इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को मिलेगा, उनके अकाउंट में सीधा आएंगे। घर में अगर पात्र महिलाएं 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो उन सब महिलाओं को वो राशि मिलेगी। ये अपने आप में बहुत अच्छी योजना है हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहुओं के लिए। इस प्रकार की योजनाओं से महिलाओं के उत्थान के लिए जो हम संकल्पबद्ध हैं, नारी शक्ति, देश की शक्ति, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी की समर्पण की भावना साफ साफ दिखाई देती है। जगमोहन आनंद,
मॉनसून सत्र में गए और तमाम मुद्दे उठाए, पुल का भी जिक्र हुआ और आने वाले समय में और विकास दिखता हुआ नजर आया। और वहीं कांग्रेस का जो हंगामा लगातार चल रहा था उसे सब्जी मंडी भी करार दे दिया। बहरहाल बात आज लाडो लक्ष्मी योजना की भी हो रही है, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐलान कर दिया है कि 25 सितंबर से ये लागू हो जाएगी। बहरहाल देखना ये होगा कि कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलता है, लेकिन करनाल के लिए जो विकास है वो आगे कितनी और गति से बढ़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।